हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी मेनिया। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर में 6 मई का एडिटोरियल पार्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो आज हम मुख्यतः 5 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें सारे आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हैं। आपको ध्यान से और धैर्य से सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। ये तो पहला आपका क्या आर्टिकल है, पाथवेज टू मोर रिजिलियंट इकॉनमी। इसमें जो आपका रिजिलियंट इकॉनमी है, ये किसकी बात करता है? ये आपका एक सुदृढ़ और एक सहनशील इकोनॉमी की बात करता है। मतलब ऐसी इकोनॉमी, मान लीजिए उस पर कोई भी क्राइसिस आती है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो वो फिर से री एमर्ज कर सके, उस पर जो है वो फिर से रिबाउंड कर सके। तो ये ऐसी इकोनॉमी की पूरे आर्टिकल में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल को कि कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या होता है फ्रेंड्स? कोई भी, मान लीजिए आपका इकोनॉमी हो गया, आपका इन्वायरमेंट हो गया, आपका इकोलॉजी हो गया, आपका ये ह्यूमन बॉडी है, क्यों ना ले आप ब्रेन ले लीजिए, कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ ज़्यादा हों, ऐसे ऐसे सिस्टम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो ऐसे कोई भी सिस्टम होता है, जब भी उस पर कोई आपदा या कोई विपत्ति आती है, तो वो फिर से एक नए डिस्टिंक्ट फॉर्म में होकर इमर्ज होती है। तो फिर क्या क्या कहते हैं आगे? तो इसी प्रकार जो कोविड-19 है, पूरा ग्लोबल पैंडेमिक है, तो इससे जो पूरी इकोनॉमी है, पूरा एक ग्लोबल इकोनॉमी है, वो उस पर बुरा प्रभाव पड़ा है। और जो इकोनॉमिस्ट हैं पूरे विश्व में, वो ये प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जो नई व्यवस्था बन रही है वो उस पर वो किस तरह बनेगी, उस पर क्या दुष्परिणाम और क्या क्या बोलते हैं नई चीज़ें बनेंगी। तो उसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि जो मशीन होता है, मशीन्स जो भी हमारे होते हैं, उनमें फिर से एमर्ज करने का कैपेबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि वो एक टाइम के बाद वो उसमें जो वियर एंड टियर आता है और वो ख़राब हो जाता है। लेकिन जो आपका ह्यूमन बॉडी होता है, जो ह्यूमन ब्रेन होता है, वो उसमें एमर्ज करने का क्या बोलते हैं, उसमें नई नई कैपेबिलिटी डेवलप करने का जो है क्षमता होती है। इसी के चलते जो है एक किताब है आपका द सिस्टम व्यू ऑफ लाइफ, अ यूनिफाइंग विजन। ये किसने लिखा था? ये फ्रिट्जॉफ कैप्रा एंड पियर ल्यूगी लूसी, ये लिखे थे। इसमें ये कहते हैं कि जो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, उसमें जो ह्यूमन है, उसमें एक अलग तरीके की क्या बोलते हैं मीन्स एबिलिटी होती है। मतलब वो नए नए आइडियाज़ को, नए कॉन्सेप्ट्स को, नए साइंटिफिक आइडियाज़ को, नई भाषाओं को जनरेट करने की उनमें क्षमता होती है। और जो ये आपका इंस्टीट्यूशन है, जो भी गवर्नेंस करने का इंस्टीट्यूशन, आपके जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे वो आपका जो है नीति आयोग हो, चाहे वो आपका वर्ल्ड बैंक हो, चाहे आपका IMF हो, चाहे जितने भी इंस्टीट्यूशन है, वो ह्यूमन माइंड का ही जो है वो क्रिएशन है। उसी प्रकार दूसरी किताब एक है आपका, क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। उसको किसने लिखा था? थॉमस एस कुन ने। उसमें ये कहते हैं वो कि जब भी कोई नया आइडिया क्या बोलते हैं एमर्ज होके आता है, तो जो प्रिवेलेंट लोग होते हैं वहाँ पे, वो उसको अपोज करते हैं। जैसे आपका जब सोक्रेटिस थे उस समय, जब उन्होंने क्या बोलते हैं कई थ्योरीज दी थी, तो जो वहाँ के लोग थे उनको काफ़ी जो है प्रताड़नाएँ करते थे, उनको काफ़ी जो है परेशान करते थे। चाहे आपके वो क्या बोलते हैं प्रोफेट मोहम्मद साहब थे, जब वो एक नई क्रांति लाने की बात कर रहे थे, नए चेंजेस लाने की बात कर रहे थे अरब क्या बोलते हैं कंट्रीज में, तब भी लोग वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट किए थे। तो वो उस किताब में उसी की बात करते हैं कि जब भी ऐसा कोई आइडिया इमर्ज होता है, तो जो वहाँ प्रिवेलिंग कंडीशन होता है, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। और आप जानते हैं जब भी किसी भी राज्य में, किसी भी मतलब कि ऐसे राज्य में जहाँ पे मीन्स जो वहाँ के नोबल लोग होते हैं, जो वहाँ के उनके मिनिस्टर्स होते हैं, वो बाहर के आइडियाज़ को आने नहीं देते हैं। क्यों? ताकि क्योंकि एक वो ऑर्डर डेवलप कर चुके हैं, जो एक थिंकिंग डेवलप कर चुके हैं, वो नई थिंकिंग को डेवलप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उससे जो उनका एक पावर है, जो उनकी एक वहाँ पे धाक है, वो कम हो सकती है। लेकिन जब भी कोई ऐसे क्या बोलते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन है या कोई भी ऐसा ह्यूमन सोसाइटी है, वो स्टैटिक नहीं हो सकती, उसमें चेंज लाना आवश्यक है। वरना फिर उसमें फिर एक क्या बोलते हैं लोगों का डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है। तो जब भी कोई क्राइसिस आती है, कोई भी क्राइसिस आती है, तो तब जो है कुछ नए नए आइडियाज़ एमर्ज होके आते हैं। इसी प्रकार कोविड-19 जो ये आपदा है, विपत्ति है, तो ये इसके आने से जितने भी आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी पिछले, जितने भी आपके पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी थी पिछले 50 सालों में, उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है, उस पर एक नया चेंज देखने को मिला है। तो वो कौन कौन से आइडियाज़ एमर्ज होके आ रहे हैं,
उसकी ये बात करते हैं, ताकि जिससे जो एक रेजिलिएंट इकोनॉमी और एक जो जस्ट मतलब एक जिसमें न्यायपूर्ण इकोनॉमी जो एक एमर्ज होकर आ रही, उसी की बात करते हैं। तो वो 7 पॉइंट बताते हैं कि ये इन पॉइंट्स पे जो है आप बात करेंगे तो आप देखेंगे किस तरह जो है नई नई चीज़ें एमर्ज होकर आ रही हैं। तो पहली बात क्या करते हैं, डी ग्रोथ। डी ग्रोथ मतलब क्या है आपका फ्रेंड्स? डी ग्रोथ मतलब ऐसी ग्रोथ जो आपका जितने भी आपके ये कंजम्पशन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इससे इससे हट के इससे इससे बियॉन्ड बात करता है, मतलब जीडीपी के टर्म में बात नहीं करता है। ये एक सस्टेनेबल और मतलब कि इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली सस्टेनेबल एक सोसाइटी की बात करता है, जिससे क्योंकि तभी वो एक रियल प्रॉस्पेरिटी तभी होती है जब हमारा इकोलॉजी जो हमारी इकोनॉमी जो है सस्टेनेबली स्ट्रांग हो। ठीक है, तो ये डी ग्रोथ मतलब भी होता है, मतलब कि ऐसी ग्रोथ जो आपके जीडीपी के टर्म में ना बात करें, बल्कि जो और जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जुड़े हुए इकोनॉमी से, इकोलॉजी से, उसकी बात करते हैं। उसी में आगे बोलते हैं डी ग्रोथ क्या बोलते हैं, एक मैनिफेस्टो अभी 5 पॉइंट का 170 डच एकेडमिक के द्वारा जो है उसको पब्लिश किया गया था। तो वो काफ़ी इंटरनेट पे जो है वायरल हो। तो हम जान लेते हैं शॉर्ट में कि जो 5 पॉइंट हैं डी ग्रोथ से रिलेटेड वो क्या हैं। वो पहला पॉइंट क्या है आपका कि जो आपके हर कंट्री जो है अपने ग्रोथ को जो है जीडीपी के टर्म में जो है मेज़र करती है। तो पहली पॉइंट में यही कहते हैं कि जीडीपी से हटके भी मतलब एक उससे बियॉन्ड भी जो है क्या बोलते हैं कंट्रीज़ को सोचने की आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं कि जो ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जो एक मतलब एक रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की, मतलब कि जो इनइक्वलिटी हमारी सोसाइटी में है, जो क्या बोलते हैं जो हमारा एक इन्वायरमेंट है, जो हमारा इकोनॉमी है, वो इसमें कितना इनइक्वलिटी है उसकी बात करते हैं। और फिर उसमें क्या बोलते हैं हमने देखा कितने पुअर्स और जो हमारे मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं वो किस तरह बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, तो वो उसकी दूसरी बात करते हैं। तीसरी क्या बात करते हैं? तीसरी बात करते हैं जो हमारा रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है। मतलब हमने देखा एग्रीकल्चर में कितना सारा पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे जो हमारा एग्रीकल्चर है वो बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, मिट्टी बंजर मतलब जो हमारी बंजर हो रही है। तो एक सस्टेनेबल क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर की भी ये बात करते हैं। इसी पांच जो कहते हैं पॉइंट का वो था मैनिफेस्टो था। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट आपका जो कंजम्पशन और जो आपका ट्रैवल है उसकी उसमें कमी की बात कर रहे हैं, उसको कम करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उससे जो हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो ज़्यादा होता है। कंजम्पशन से भी देखिए ज़्यादा होता है और ट्रैवलिंग से तो भाई ज़्यादा होता ही, हम सब जानते हैं। लास्ट का बढ़ते हैं डेब्ट कैंसिलेशन। डेब्ट कैंसिलेशन क्या होता है? मतलब जितने भी आपके मतलब जो लोग डेट लेते हैं आपके छोटे छोटे मीन्स आपके चाहे वो स्मॉल स्केल के आपके चाहे वो मिनी जो आपके क्या बोलते हैं एमएसएमई सेक्टर हैं, वो जो डेट लेते हैं तो उससे उन पे ज़्यादा क्या बोलते हैं बुरा प्रभाव पड़ता है। वो तभी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज़्यादा करते हैं और जो हमारा इन्वायरमेंट है उससे बुरी तरह प्रभावित होता है। तो इस जो ये डेट कैंसिलेशन है इन सब इंडस्ट्रीज़ पे जो है उसको ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी जो है जो डेट कैंसिलेशन है उसको भी जो है लागू करना चाहिए। तो ये इसकी बात करते हैं इस पर पहले पॉइंट में। दूसरा पॉइंट क्या बात करते हैं आपका बाउंड्रीज जो हैं क्या बोलते हैं कंट्री के मध्य वो होना आवश्यक है। तो ये जब आपका ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही थी, जब हमारा क्या बोलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है जब हमारा गैट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में, तो उसी के बाद से जो है ट्रेड को ओपन करने की बात कर रहे थे हर कंट्रीज़ में, और इसी के चलते WTO भी जो है क्या बोलते हैं इस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन कोविड-19 के बाद जो है आने के बाद हम देख सकते हैं कि किस तरह हर कंट्री अपने नेशन को जो है फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही हैं और बाउंड्री को क्लोज करने की बात कर रही हैं। तीसरा पॉइंट क्या बात कर रहे हैं, क्या इमर्ज होकर आया है और जो एक इकोनॉमी डेवलप हो रही है, गवर्नमेंट को जो है क्या बोलते हैं एक ये अच्छा मानते हैं। रोनाल्ड रीगन क्या बोलते थे जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट सोल्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा यूएस है वो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है जिसमें कैपिटलिस्ट का रोल ज़्यादा है बजाय गवर्नमेंट का। तो लेकिन हमने देखा कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में जो ये इनका डिक्टम था, जो उन्होंने एक ये अपने लाइन बोली थी, तो वो उसको नकार रहे हैं इस समय। कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में देखा हमने यूएस ने भी जो है 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा जो है एक क्या बोलते हैं
बेल आउट पैकेज दिया हुआ है उनके जो जो वहाँ के कैपिटलिस्ट हैं। तो यहाँ पे देखा हमने जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है वो भी जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। चौथा पॉइंट क्या बात करते हैं कि जो मार्केट है वो हमेशा बेस्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट जब भी किसी भी इकोनॉमी का मार्केटाइजेशन मतलब कि क्या बोलते हैं मार्केट बाजार की जो है जो एक प्राथमिकता है वो बढ़ती है तो उससे इनइक्वालिटी जो है ज़्यादा क्रिएट होती है। क्योंकि हम जानते हैं जब मार्केट बढ़ेगा तो जो हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो हैं उनके ऊपर मीन्स उनके पास जो है वेल्थ का क्रिएशन वेल्थ ज़्यादा एक्यूमुलेट करेंगे। वो ज़्यादा एक्यूमुलेट करेंगे तो जो हमारे पुअर सेक्शंस हैं उनके पास पैसे कम होंगे। तो ये इसकी बात करते हैं। पांचवा पॉइंट क्या बात करते हैं जो हमारे सिटीजन्स हैं वो सिर्फ कंज्यूमर क्या बोलते हैं नहीं है, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन की बात नहीं करते हैं। जैसे जो हम जानते हैं हमारे क्या बोलते हैं इकोनॉमी में किसी सोसाइटी में कंजम्पशन और प्रोडक्शन मतलब जो या तो कंज्यूमर होंगे या तो प्रोड्यूसर होंगे। लेकिन सिटीजन्स जो अगर हम बात करते हैं सिटीजन्स की तो सिटीजन्स के जो मीन्स जो उनका वेलफेयर होता है मतलब अगर हम बात करते हैं कि कंज्यूमर वेलफेयर और सिटीजन वेलफेयर की बात करते हैं तो उनमें काफ़ी अंतर है। कंज्यूमर वेलफेयर में जो है सिंपल आपका कंजम्पशन से होता है कि आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं कोई भी वस्तु का, चाहे वो खाने का, चाहे वो गाड़ी हो, रेफ्रिजरेटर हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिटीजन वेलफेयर की तो वो उसके बियॉन्ड है। मतलब क्या है आपका उसमें जस्टिस मतलब कि एक न्यायपूर्ण डिग्निटी, एक सौहार्दपूर्ण लाइफ हो, और तीसरा आपका सोसाइटल हार्मनी मतलब एक सामाजिक क्या बोलते हैं एक उसमें क्या बोलते हैं हार्मनी जो है डेवलप होगी। तो इसकी बात करते हैं। ये देखिए आगे इमर्ज होकर आ रहा है। आगे क्या बात करते हैं आपका छठवां पॉइंट क्या बात करते हैं कंपटीशन। जो हमारा कंपटीशन है उसको कम करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि डार्विन की थ्योरी ये कहती है कि क्या बोलते हैं एक कंपटीशन मतलब कि जो भी स्पीसीज कम्पीट करेगी वही सर्वाइव करेगी। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट अब हम जानते हैं उनकी थ्योरी थी। और हमको बचपन से सिखाया जाता है कि कंपटीशन करें स्कूल से। कंपनीज भी जो है क्या बोलते हैं कॉम्पीट करने के लिए अपने आप को इम्प्रूव करती हैं। नेशन भी जो है ऐसे ऐसे करता है। तो इससे क्या हुआ है, इससे जो कोलैबोरेशन करने की जो एक टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग में वो कम होती दिख रही है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, जो हमारे यूएन ने जो है क्या बोलते हैं 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की थी जो 2030 तक उसको अचीव करना है। तो अगर उसकी बात करते हैं तो उसमें कंपटीशन की भावना नहीं, जिसको उसमें वो कोलैबोरेशन से ही जो है उसको पाया जा सकता है। आपका सातवां पॉइंट क्या बात कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो क्या बोलते हैं उसको पब्लिक में भी कहते हैं उसको जो है जारी करना चाहिए। जैसे हम जानते हैं जब भी कोई कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, हमने पहले भी आर्टिकल में बात किया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जब भी बात होती है तो उसमें मोनोपोली की बात होती है कि उस पर हमारा क्या बोलते हैं एकाधिकार होगा कुछ वर्षों तक, ताकि उससे वो जो उससे प्रॉफिट है वो अर्न कर सके। लेकिन इसकी बात करते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो है क्या बोलते हैं उसको पब्लिक में लाना चाहिए ताकि ये पूरा पूरा विश्व उससे जो है लाभान्वित हो। तो ये इसकी बात करते हैं। आगे बात कर रहे हैं कि फिर ये सोल्यूशन बता रहे हैं कि किस तरह जो है किसी भी अभी जो ये करंट पैंडेमिक जो हमारा है और करंट क्राइसिस है ये पहले के क्राइसिस से अलग है। 2008 में जो हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तब जो है अलग कंट्रीज़ ने, जितने भी अलग कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अपने स्टिमुलस पैकेजेस और बहुत सारे अपनी इकोनॉमी में जो है मनी को पंप करके उसको फिर इकोनॉमी को आपका बूस्ट कर लिया था। लेकिन ये ऐसा जो करंट पैंडेमिक है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात नहीं करता है, इसमें आपका स्ट्रक्चरल जो इश्यूज़ हैं उसको भी सॉल्व करने। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई मोटर बाइक है, अगर वो बंद हो जाती है तो उसमें आप तेल डाल देते हैं तो वो चलने लगती है। लेकिन अगर तो जो ये करंट पैंडेमिक है वो वैसा नहीं है। उसमें आपका जो पूरी गाड़ी है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं, उसमें कुछ पार्ट्स भी दिक्कत हैं उसके, तभी वो गाड़ी ढंग से नहीं चल रही हो। मतलब समझ रहे हैं, मतलब आपको इंजन चेंज करने की भी आवश्यकता है। इंजन चेंज करने मतलब क्या है, जो आपके अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हैं पूरे 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 वर्ल्ड में उसको भी क्या बोलते हैं सॉल्व करने की प्रॉब्लम की बात करते हैं। फिर क्या बात करते हैं आगे कि जो ये नया इकोनॉमिक सिस्टम एक फिर ये अगर उसको रिडिज़ाइन करना है, जैसा हमने देखा बहुत सारे जो बताए हैं पैरामीटर, अगर उसको डिज़ाइन करना है फिर से तो इसमें डोमेन एक्सपर्ट्स को वो नहीं कर सकते हैं। जैसे डोमेन मतलब कि जो एक पार्टिकुलर, जैसे आपका जो है बात करते हैं एग्जांपल देते हैं कि अगर ट्रेड को जो है बूस्ट करना है तो जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं वो जो है एक नई ट्रेड पॉलिसी को ला देते हैं। जो अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कैसे इम्प्रूव करें उसकी बात करते हैं। अगर इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स को जो है क्या बोलते हैं बूस्ट करना है तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जो है फॉर्म कर देते हैं।
लेकिन जो एक नया पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है जैसा हम देख रहे हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिलोज में रह के जो है उसको नहीं देखा जा सकता है। उसको उसके अलग अलग आयाम जो दिख रहे हैं उसको भी मर्ज करते हुए जो एक नई पॉलिसी का जो है फॉर्म करना आवश्यक है, जिससे जिससे एक पूरा कोलेबोरेशन हो सके। तभी जो है क्या बोलते हैं, आगे ऐसे कोई पैंडेमिक आए तो उससे जो हमारी इकोनॉमी हो वो रिजिलियंट हो, जो जो ये पूरी आर्टिकल में बात कर रहे हैं। आगे क्या बात कर रहे हैं, आगे क्या सुझाव दे रहे हैं कि इनोवेशन जो है लाने की आवश्यकता है। मतलब अगर आपको आपको रिजिलियंट और जस्ट इकोनॉमी, जो पहले ये बात किए हैं, न्यायपूर्ण और एक सुदृढ़ और अगर सहनशील इकोनॉमी का निर्माण करना है तो उसमें क्या बोलते हैं, इनोवेशन की आवश्यकता है। इनोवेशन जो है सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं बिजनेस मॉडल्स में भी जो है लागू होना चाहिए। मतलब कि आपका जैसे जो भी बिजनेस मॉडल्स हैं, जो क्या बोलते हैं एक्वायर करने का, जो एक सबके अंदर एनिमल स्पिरिट दिख रही है, हमने देखा पिछले कई सालों में एक्वायर करने का, प्रोड्यूस करने का, हाँ इतना ज़्यादा एमिशन हो रहा है हर चीज़ को लेके, तो हमने देखा। तो ये इसकी बात करते हैं, उसमें भी इनोवेशन लाने की आवश्यकता है। मतलब कि उसको इकोनॉमिकली तो जो है वाइबल हो, लेकिन वो इन्वायरमेंटली भी वाइबल हो, ऐसे बिजनेस मॉडल्स बनाए जाएं। आगे क्या बात कर रहे हैं कि एक लाइन बोल रहे हैं कि जो ट्वेंटी सेंचुरी में जो बिजनेस मॉडल को लेके एक लाइन बता रहे हैं कि बिजनेस ऑफ बिजनेस मस्ट बी ओनली बिजनेस। मतलब क्या है, बिजनेस का काम सिर्फ बिजनेस करना ही है। तो ये जो एक कंसेप्ट है उससे बियॉन्ड जो है सोचने की आवश्यकता है। तो आगे ये कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जैसे हमें अगर इकोनॉमी को जो है रिडिज़ाइन करना है, हमारे लाइफ को फिर से उसको जो है एक नए ट्रैक पे लाना है, तो हमें कुछ जो एक पर्पज़ है, किस पर्पज़ के लिए करना है वो जानना बहुत आवश्यक है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ किस पर्पज़ से करना है, जो अगर आप हमको जो है एक आर्थिक विकास करना है तो उसका पर्पज़ क्या होना चाहिए, क्या क्या पर्पज़ जो है क्या बोलते हैं ज़्यादा डेवलपमेंट, ज़्यादा ग्रोथ, जीडीपी परस्पेक्टिव होना चाहिए, कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमने देखा कि जो ये पैंडेमिक एमर्ज होके आया है, तो ये इन्वायरमेंटल मतलब जो हमारे एनिमल्स से और जो ह्यूमंस के बीच में एक कांटेक्ट देखने को मिला है, तभी जो है ये एमर्ज हुआ। तो क्या जो हमारे को इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या जो है सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं जीडीपी के टर्म में बात है कि ये पहले पर्पज़ की बात कर रहे हैं। दूसरा पर्पज़ क्या बात कर रहे हैं, जो हमारे बिजनेस है, जो हमारे अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें जो हमने देखा कि एक ट्रेड को जो है ज़्यादा करें और ज़्यादा प्रोड्यूस करें, तो ये क्या उसका क्या पर्पज़ होना चाहिए भविष्य में, उसकी बात करते हैं। और जो हमारे जीवन का क्या पर्पज़ होना चाहिए, क्या हमको जो है ज़्यादा ट्रैवलिंग करना चाहिए, हमेशा ज़्यादा क्या बोलते हैं चीज़ों को एक्वायर करना चाहिए, जो हमारे लग्जरी आइटम्स हैं उसका ज़्यादा कंजम्पशन करना चाहिए, तो ये इसकी भी बात करते हैं। तो ये अगर हम हमारा अस्तित्व को मेंटेन करना है तो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पर्पस को डिसाइड करना आवश्यक हो गया है। अब एक नया ऑर्डर जो डेवलप हो रहा है उसमें उसके परिप्रेक्ष्य में ये बात करते हैं। तो ये आर्टिकल था फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आर्टिकल आपका क्या है, ये छोटा सा आर्टिकल है। केरल में देखिए हमने क्या बोलते हैं क्या क्या कैसे उन्होंने जो है किस तरह उसको चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से किया। तो अगर हम बात करें नंबर्स में जो है केरल में क्या क्या नंबर्स हैं, तो 30 जनवरी को जब उनके यहाँ पहला केस आया था, तभी से ही वो उन्होंने अपने जितने भी जो एक कंटेनमेंट स्ट्रेटजीज थी तभी से वो प्लान कर लिए थे। और अभी 1 मई को जो है उन्होंने जो है पहली बार उनके यहाँ कोई केस नहीं आया, और 3-4 मई को भी उनके यहाँ कोई भी जो है केसेस, 0 केसेस जो है उनके जो है स्टेट में आए हुए हैं। और हमने देखा क्या कि पूरे जो नंबर ऑफ टोटल केसेस वहाँ पे कितने हैं, 499, और क्या बोलते हैं 462 लोग पूरे क्या बोलते हैं ठीक हो गए, मतलब कि वो फुल्ली रिकवर्ड हो गए हैं। जिसमें से जो क्या बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ जो यंग पर्सन है वही नहीं, जो आपके एल्डरलीज हैं, जो आपके 93 और 88 ईयर्स के उसमें हैं, हमने देखा था कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी, वो भी जो है वो भी बिल्कुल फुल्ली जो है रिकवर होके आए हैं। और उनके यहाँ जो क्या बोलते हैं डेथ है वो सिर्फ और सिर्फ 3 डेथ हुई है। तो जो फैटेलिटी रेट है पूरे अगर हम बात करते हैं नेशनल, जो हमारे इंडिया में वो 3.3% है, बल्कि उनके स्टेट में 0.6% है। तो और हमने क्या देखा, हम देखते हैं और ये किस तरह उन्होंने किया। तो 12 मार्च को जो है
जब 10 मार्च को उनके यहाँ जब केसेस 12 हो गया था, और जब WHO ने उसको पैंडेमिक डिक्लेयर जो है नहीं किया था, उसके पहले ही जो केरल ने अपने जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे उसको बंद कर दिए थे, जो सिनेमास थे, एंटरटेनमेंट पर्पज़ थे, रिलीजियस पर्पज़ के लिए गैदरिंग्स थी, उन सबको जो है ख़त्म कर दिया था, बंद कर दिया था। तो ये हम देख सकते हैं किस तरह उन्होंने एक प्रोएक्टिव स्टेप लिया था उसको करने के लिए। तो इसी के चलते, और जो 2018 में उनके निपा वायरस का अटैक हुआ था, बैड वायरस था जिसको हम जानते हैं, तो उसका भी एक उनको एक्सपीरियंस था। तो अभी 2 मई को ICMR ने जो है उनके इस स्टेट के एफर्ट्स को क्या बोलते हैं प्रोत्साहन करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए एज उसको केरला मॉडल जो है लेने की जो है कहने की बात की है। तो ये ज़रूरी नहीं है। तो अभी इस समय जो है क्या ज़रूरी है, इस समय जो भी वो स्टेप ले रहे हैं उसको भविष्य में ही ऐसे करते रहें, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे कंट्रीज़ में, सिंगापुर वगैरह में, साउथ कोरिया में केसेस फिर से उसका एक सेकेंड वेव ऑफ क्या बोलते हैं आपका जो है वायरस अटैक हुआ है, तो जिससे काफ़ी केसेस बढ़े हैं। तो ये इसको मेंटेन करने की आवश्यकता है। तो हम जानते हैं कि केरला किस तरह कैसे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हमारे के और स्टेट जो है अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जो वहाँ का हेल्थ सिस्टम है, पहले तो वो उसकी बात करते हैं कि वो बहुत ही रोबस्ट है, चाहे वो आपका प्राइमरी सेक्टर पे हो, चाहे वो आपका टर्शरी सेकेंडरी किसी भी लेवल पे हो, वो सब बिल्कुल रोबस्ट है जो वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। पहली बात करते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं कि जो क्या बोलते हैं वहाँ पे हम जानते हैं कि जो वो ICMR ने गाइडलाइन जारी करने से पहले ही वो अपने यहाँ जो भी एक बढ़िया क्या बोलते हैं एक गाइडलाइंस था, वो पहले ही वो जो है जारी कर चुके थे। ये एक उनको बात करते हैं। और जो उनके यहाँ लीडरशिप है, अब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल मीन्स लीडरशिप, वो तो भाई जानते ही हैं कितना अच्छा पहले से ही, क्योंकि इतना ज़्यादा ग्रोथ हुआ है वहाँ पे हर चीज़, हर सेक्टर में। और जो एक उनका डिसेंट्रलाइज वर्किंग करने का एक नया वो है तरीका है, वो उससे भी काफ़ी उनको लाभ हुआ है। और हम चाहे बात करें किसी भी, चाहे वो आपका लोकल कम्युनिटी बात करें, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेसी की बात करें, तो वो हर चीज़ वहाँ पे काफ़ी एक उनका एडवांटेज है, क्योंकि वो सारी जो है रोबस्ट है। लिटरेसी रेट तो हम जानते हैं वहाँ पे काफ़ी सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा वहाँ पे वो है मीन्स लिटरेसी रेट है। और जो एक हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है लोगों का, और जो जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं उनको कॉम्प्लीमेंट करने का जो एक उनके अंदर वो है, तो वो कितना बेहतर है उसको वो हम सब जानते हैं। और ये सब कैसे हुआ, उनके यहाँ पहले कई मूवमेंट आए थे, लिटरेसी भी मूवमेंट आया था, और भी कई मूवमेंट्स आए थे, जिससे उनके यहाँ एक स्टेट में एक रिवोल्यूशन आया। और ये एक उनका स्टेट कोई भी डिजीज़, अब कोई भी ऐसी आती प्रॉब्लम, हमने फ्लड को भी देखा था किस तरह उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसको क्या बोलते हैं कंटेन किया था। तो ये सब पूरा क्या बोलते हैं इस आर्टिकल में बात करते हैं। आर्टिकल नंबर क्या है, गेटिंग ओवर पैंडेमिक स्टेज फ्राइट, इसमें फ्राइट। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये आपका कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है, जो सरकार डिनाई कर रही है, उसकी बात करते हैं। तो पहले ये बात करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल देते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो उससे एक इंडिकेशन दिखता है कि जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट डिनाई कर रही है। और उससे जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनकी जो है जान को भी खतरा हुआ है। तो बात करते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता क्या है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन कब होता है, जब किसी भी पर्सन, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, जब दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करता है और वो उसको पता नहीं रहता है कि वो उसको इन्फेक्ट कर रहा है, तो ऐसे कैसे निकालते हैं, वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता है। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मान लीजिए कोई ए पर्सन है और क्या बोलते हैं वो बी पर्सन को क्या बोलते हैं इन्फेक्ट किया है, मतलब कि बी पर्सन जो है उससे इन्फेक्ट हुआ है। तो मतलब क्या हुआ कि जो बी पर्सन है वो ए पर्सन को इन्फेक्ट किया है। तो लेकिन जो कांटेक्ट होता है वो अननोन होता है, पता नहीं होता है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या मालूम चलता है कि जो हमारा कम्युनिटी में है जो ट्रांसमिशन है वो जो है शुरू हो गया है। मतलब कि वो ऐसे मौके, ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन को हम कहते हैं। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन इस आर्टिकल में क्लेम करते हैं कि मिड मार्च में ही जो है शुरू हो गया था। एक केस बताते हैं तमिलनाडु में, जो है जब दिल्ली से एक तमिलनाडु एक ट्रैवल किया था तब की बात करते हैं। तो और ये बात करते हैं कि जब भी कोई पैंडेमिक राइज होता है, तो जो भी वायरस होता है वो एक जहाँ पे कंट्री से वो वायरस एमर्ज होता है वहीं से आता है। जैसे 2009 में H1N1 इन्फ्लुएंजा आया था आपका क्या बोलते हैं मेक्सिको से, तब वहाँ से आया था। और कोविड-19 देखिए हमने जो है चाइना से आया था। तो जो भी कंट्री होती है जहाँ से वायरस एमर्ज होकर आता है, तो दूसरे कंट्री में वो क्या बोलते हैं, जब वहाँ के लोग वहाँ दूसरे कंट्री अपनी कंट्री में जाएंगे तो वो उसको इम्पोर्ट करते हैं। तो जब वो इम्पोर्ट होकर दूसरी कंट्री में, फॉरेन कंट्री में जाता है, तो उससे वो सिम्टम्स जब डेवलप होता है उनके अंदर, क्योंकि जब भाई वहाँ पे आएंगे तो क्योंकि वो एक उनका इनक्यूबेशन पीरियड होता है किसी भी वायरस का। और फिर जब वो वही पर्सन जो है दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करते हैं,
तो फिर वो केसेस फिर धीरे धीरे क्या बोलते हैं उस पूरे कम्युनिटी में जो है होने लगता है। जब कोई पर्सन क्या बोलते हैं किसी भी दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करता है तो वो लोकल ट्रांसमिशन जो है शुरू हो जाता है। तो जब भी कोई लोकल आपका या भी कोई क्या बोलते हैं इंडिजिनस ट्रांसमिशन शुरू होता है तो उससे फिर जो आपका कम्युनिटी ट्रांसमिशन है वो फिर इनएविटेबल, मतलब कि फिर वो उसका होना लाजमी है, फिर वो होता ही है। तो सरकार को ज़रूरत है कि बजाय ये क्या बोलते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन को जो है नकारने का कि नहीं हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करें। और इसको एक्सेप्ट करने में ऐसा नहीं कि कंट्री का प्रेस्टीज जो है वो कम हो जाता है। इससे जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, हेल्थ प्रोफेशनल हैं, वो और प्रोएक्टिव हो जाते हैं और उनको पता हो जाता है कि हाँ जो है चीज़ें अब जो है और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं उसको और क्या बोलते हैं तरीके से जो है इस्तेमाल किया जाए। तो इससे जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल हैं उनकी क्योंकि कई लोगों की डेथ हुई है हमारे यहाँ पे दिल्ली में एक केस बता रहे हैं, एक डेटा जो है इसमें दे रहे हैं कि हर 15 जो डेथ हुई हैं हमारे इसमें, और जो क्या बोलते हैं पीपल इन्फेक्ट हुए हैं उसमें हर 15 में से एक जो है आपका हेल्थ प्रोफेशनल दिल्ली की बात कर रहे हैं कोविड-19 से जो इन्फेक्टेड हैं। तो ये इस आर्टिकल में ये बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको क्या है, बूस्ट वेजेस टू स्टिमुलेट इंडियाज ग्रोथ। ये किसके बारे में है फ्रेंड्स, ये आपका क्या बोलते हैं जो हमारे माइग्रेंट वर्कर हैं, जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स हैं, उनकी जो एक प्रिकैरियस कंडीशन है उसकी इस आर्टिकल में ये पूरे बात करते हैं। तो हमने देखा किस तरह जो है लोग जो है कैसे माइग्रेट कर रहे थे क्योंकि उनके पास वेजेस नहीं बचे थे सफिशेंट अमाउंट में। तो उसी के चलते आगे ये कुछ डेटा दे रहे हैं कि क्या है हमारे कंट्री में जो हमारे टोटल वर्कफोर्स हैं और जो हमारे वो हैं उसकी बात करते हैं। तो जो हमारे टोटल वर्क फोर्स हैं वो कितने हैं, 471 जो है मिलियन पीपल हमारे क्या बोलते हैं पूरे इंडिया में वर्क फोर्स हैं, जिसमें जो आपके 12.3% ऐसे वर्कर हैं जिनको सोशल सिक्योरिटी नेट्स के अंडर वो आता है। मतलब उनको अलग अलग जैसे पेंशन का, मेडिकल का, एजुकेशनल का, ट्रैवल का, इन सब का जो है उनको जो है बेनिफिट दिया गया है उसमें सिर्फ 12%, 471 मिलियन में। और क्या बात करते हैं कि जैसे और 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग जो है आपके जो 54 मिलियन लोग हैं वो आपके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है माइग्रेट किए हुए हैं, जिसमें जो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो गया, ये आपका 48.9% जो है कंट्रीब्यूट करते हैं इस पूरे 43.3 मिलियन पर्सन में जो माइग्रेट किए हुए हैं। और बाकी जो 36% हैं वो पूरे कंट्री के क्या बोलते हैं है माइग्रेंट जो इस पूरे डेटा में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो और क्या आगे बात कर रहे हैं, कुछ और डेटा देते हुए कह रहे हैं कि जो आपके एग्रीकल्चर और जो आपके एलाइड एक्टिविटीज़ हैं आपके जितने भी इन आपके यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, वो 2005 से 2018 के बीच जो है वो आपका जैसे 2005 में कितना था, 64% था एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो जितने भी ये हमने बात की स्टेट में, वो 2018 में घट के 49% हो गया उनका जो उसमें शेयर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे यूथ हैं उनको एग्रीकल्चर जो है नहीं लुभाता है, क्योंकि उसमें जो जानते हैं जो प्रॉफिट होता है वो बहुत ही आपका सीजनल होता है, आपका रेन पे होता है। हमने देखा कि जो हमारा इरिगेशन भी है वो भी काफ़ी रेन पे डिपेंड करता है, तो वो इसीलिए उसको एज अ प्रॉफिट नहीं मानते हैं, इसीलिए उसमें अटैच नहीं। और हमने देखा डेटा, हमने देखा 2005 से 2018 के मध्य कितना जो है शेयर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों का कम हुआ है। और क्या बात करते हैं आगे कहते हैं कि इसी के मध्य 2005 से 2018 के मध्य जो है 19 मिलियन लोग जो है हमारे जो क्या होते हैं एग्रीकल्चर वर्कर्स थे, वो जो है इन चारों स्टेट की बात करते हैं जो हमने बात किया था अभी, बिहार, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, ये 19 मिलियन पर्सन ऐसे थे जो स्टेट को जो है छोड़ के दूसरे स्टेट में जो है माइग्रेट किए हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। और ऐसे पर्सन जो है जो हमारे माइग्रेट करते हैं दूसरे अर्बन इकोनॉमी में जाते हैं, वो बहुत ही प्रिकेरियस कंडीशन में जीते हैं उनके, क्योंकि और फिर वो जाके वहाँ पे कैसे काम करते हैं, चाहे वो आप हम जानते हैं कि ड्राइवर बनते हैं किसी भी कंपनी में, या फिर सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करते हैं, या फिर वो फैक्ट्री वर्कर्स बनते हैं, या फिर कोई जो हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, मेड जो होती हैं वहाँ पे वो काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो वहाँ से माइग्रेट करके किसी अच्छी भाषा में बहुत ही बुरी स्थिति में वो वहाँ पे काम करते हैं। और फिर क्या बात करते हैं आगे कहते हैं कि जैसे अभी जो ये हमारा करंट पैंडेमिक है,
तो करंट पेंडेमिक को जो है अगर कंटेन करना है तो जो कंट्री में जो क्या बोलते हैं डिमांड है उसको जनरेट करना बहुत ही आवश्यक है। तो वो कुछ सोल्यूशन देते हैं कि क्या बोलते हैं किस तरह डिमांड को जो है क्या बोलते हैं जनरेट किया जा सकता है। तो सबसे पहला 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 सुझाव देते हैं कि जो हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है, जैसे आपके जो पिकल्स बनाते हैं, जो आपके जैम वगैरह बनाते हैं, सॉरी, जो आपका मुरब्बा वगैरह, आपका जो अचार चटनी जितनी भी चीज़ें हैं जो ये बनती हैं, ये सब आपके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के ही बनते हैं में ही बनते हैं। तो अगर उसको बढ़ावा दिया जाएगा तो उससे उससे क्या होगा, उससे इनकम जनरेट होगी, लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, और जो फूड वेस्टेज का इशू है वो भी सॉल्व होगा। और हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन जो है, हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन भी जो है इससे काफ़ी हद तक मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में उसको फोर्टिफाई करके उसमें नए नए न्यूट्रिएंट्स या फिर नए नए चीज़ों को ऐड करके उसको सेल किया जाता है। तो जो एक न्यूट्रिशन की इशू आ रहा है, हम जानते हैं कि जितने भी हमारे जो एक मीन्स छोटे बच्चे हैं उनका सब जब जानते हैं कि मिड डे मील वगैरह सब बंद है, आंगनबाड़ी सिस्टम भी सब बंद पड़ा हुआ है, तो वो काफ़ी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और लॉन्ग टर्म उसके बहुत ही क्या बोलते हैं बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उसको कैटर कर सकता है, और जब इनकम और एम्प्लॉयमेंट डेवलप होगा तो डिमांड भी जो है ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। तो ये पहला सुझाव देते हैं। दूसरा सुझाव क्या देते हैं कि कंपनीज़ को जो वेजेस हैं उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। क्यों इंक्रीज़ करना चाहिए? और हम क्योंकि हम एक कवायद उठी है कि हर इंडस्ट्री में, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री, चाहे वो कोई भी आपकी हो इंडस्ट्री, तो उसमें वेजेस जो है कम कर दिए हैं या तो ख़त्म कर दिए हैं, नहीं वेजेस दे रहे हैं। तो उससे जो डिमांड है वो खरीद नहीं, फिर वो अगर उनके पैसे नहीं रहेंगे तो वो डिमांड ही नहीं करेंगे, तो इकोनॉमी को बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो जो हमारी कंपनी है उनको क्या करना चाहिए, उनको जो है ज़रूरत है कि वो जो है उनके वेजेस को जो है क्या बोलते हैं बढ़ा दें, या फिर जो है उसको कम ना करें। क्यों अगर देखिए, अगर वो वर्कर्स वहाँ पे काम करेंगे और वो प्रोड्यूस करेंगे तो वो इनकम को अर्न करेंगे, और इनकम को अर्न करेंगे तभी डिमांड जनरेट होगी। तो ऐसा नहीं है कि उनको लॉस होगा, हमारे जो कंपनी है, इंडस्ट्रीज़ हैं, इससे जो उनकी इकोनॉमिक जो उनकी एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि जब ज़्यादा गुड्स का प्रोड्यूस मीन्स होगा प्रोडक्शन, तभी, और जब लोगों को डिमांड इनकम जनरेट होगी तो वो ऑटोमेटिकली उनको लाभ ही होगा। तो ये दूसरा सुझाव देते हैं। तीसरा सुझाव क्या देते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को जो है बढ़ाने की आवश्यकता है। तो उसी के चलते उन्होंने ये एक एग्जांपल देते हैं कि जो हमारे जॉन मेड कीन्स हैं, एक इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तब इन्होंने जो है सुझाव दिया था कि क्या बोलते हैं, एक जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उसकी आवश्यकता है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि किसी भी क्राइसिस को, जो उस समय क्राइसिस थी, उसको जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय अगर इस समय के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि कंजम्पशन भी देखिए कम हुआ है, तो कंजम्पशन कम हुआ, इन्वेस्टमेंट भी जो है लोग नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम बचता है जिससे इकोनॉमी ग्रो कर सकते, जो हमारा गवर्नमेंट है वो अगर उसकी स्पेंडिंग को बढ़ा दिया जाए। तो अगर स्पेंडिंग को जो है बढ़ा देते हैं, वो चाहे हमने देखा था कि पास्ट एग्जांपल जो हम बात करते हैं कि ग्रेट डिप्रेशन के बाद जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी, और जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब हमारा स्पेंडिंग जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी जो है, तो जो इन्वेस्टमेंट था और जो हमारे कई दशक तक जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो हमारी जो अमेरिकन इकॉनमीज़ हैं, वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में फ्लरिश की थी। तो जब हमारी स्पेंडिंग बढ़ेगी तो फिर जो लोगों का स्किल है, क्योंकि अगर कहीं भी अगर सरकार बढ़ाएगी स्पेंडिंग तो लोगों का स्किल डेवलप होगा, तो फिर उनका जो कंडीशन है वो भी जो है डेवलप होगा। स्किल डेवलप होता है, वो इनकम जनरेट करने का, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे पाएंगे, और फिर उनका परचेजिंग पावर भी डेवलप करेगा, और डिमांड इसके कॉन्सिक्वेंस में डेवलप होगी। और क्या बात करते हैं आगे कि ना ही सिर्फ स्किल डेवलप कर सरकार, बल्कि जो हमारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, वो आपके चाहे हेल्थ केयर है, आपका एजुकेशन हो, रोड हो, आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्रीकल्चर रिसर्च हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, और अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे भी सरकार को आपका इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है, ताकि जो डिमांड है लोगों की जनरेट, क्योंकि अगर इन सब चीज़ें में सरकार इन्वेस्ट करेगी तो जो लोग हैं वो कंजम्पशन करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बजाय अलग जो उनके, जो हमने बात किया, अलग एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, यहाँ पे खर्च करने से बचेंगे, क्योंकि अगर सरकार वहाँ खर्चा कर देगी तो। और आगे क्या बात करते हैं कि आगे इन्होंने जो है इसमें कहा है कि जैसे कि हम जानते हैं हमारा कंट्री जो है एक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड का एडवांटेज हमारे कंट्री में, मतलब क्या है, जो हमारे इंडिया में जो 15 से 64 ईयर्स के बीच में जो हमारे
पॉपुलेशन है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, तो यंग यूथ ज़्यादा हैं। अगर यूथ को जो है ऐसे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, तो अगर उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जो हमारे यूथ हैं, तो वो डिमांड को ऑटोमेटिकली जनरेट करेंगे, और डिमांड को जनरेट करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो भी ये क्राइसिस है जो है उसको जो है फिर से इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि ये हमने ये इस पूरे आर्टिकल में बात की। नेक्स्ट आर्टिकल अब क्या है, वर्चुअल जुडिशरी। इसकी हमने पहले भी जो है चर्चा की थी कुछ आर्टिकल में। तो अभी इसमें क्या बात कर रहे हैं, इसमें बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में बात किया गया था कि जो क्या बोलते हैं पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, चाहे टैक्स चाहे वो रेवेन्यू केसेस में हो, वो ज़्यादा हुए हैं, और उसी के चलते उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे कि जैसे क्या बोलते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कोर्ट्स है, उसको जो है ज़्यादा डेवलप किया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट को डेवलप किया जाए, जजेस का नंबर बढ़ाया जाए। लेकिन अगर हम देखें कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो सफिशिएंट है, अगर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही वर्क करे सरकार, तो काफ़ी हद तक जो ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं जो हमारे रेवेन्यू और टैक्सेस केसेस में, वो बढ़ाए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से इश्यूज़ जो है जो हमारे ये ट्राइब्यूनल्स या फिर जब आपके ये टैक्स से रिलेटेड कोर्ट्स बने हुए हैं वो क्या फेस करते हैं, या फिर कोई भी कोर्ट जो हमारे इंडिया में है वो क्या केसेस फेस कर रहे हैं, उसकी बात करते हैं। तो बात कर रहे हैं कि जैसे हमने देखा कि जो टैक्स मैंने आपके टैक्स ट्राइब्यूनल बनते हैं, जो आपके अपीलेट ट्राइब्यूनल होते हैं किसी भी टैक्स या फिर रेवेन्यू केसेस को सॉल्व करने के लिए, वो मोस्ट ऑफ द ईयर जो है सिर्फ हाफ डे के लिए ही काम करते हैं। तो जिससे फिर अगर वो हाफ डे काम करेंगे तो ऑब्वियस बात है जो पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ेगी ही बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या इशू है कि जैसे बहुत सारे हॉलीडेज होते हैं, आपका समर वैकेशन, स्प्रिंग वैकेशन, विंटर वैकेशन होता है, तो उससे भी एक जो आपका क्या होता है प्रोडक्टिव टाइम है उसका भी लॉस होता है, तो उससे भी जो है जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं आगे कि लीगल कॉस्ट भी जो है काफ़ी ज़्यादा होता है वहाँ पे कोर्ट में, तो उससे भी जो है क्या बोलते हैं लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो फिर लोग जो है उसको काफ़ी दिन तक क्या तो फिर उसको छोड़ देते हैं। कई कंपनियां ऐसे पड़ी रहती हैं, क्या बोलते हैं छोड़ दे, तो उससे भी जो है केसेस जो है बढ़ते हैं वहाँ पे। और क्या बात करते हैं कि जो भी आपका मीन्स पर्सनल मीन्स हियरिंग्स होती हैं टैक्स के केसेस में, वो ज़्यादा नहीं होती हैं। जब पर्सनल हियरिंग्स नहीं होती हैं तो फिर जब प्रॉपर एविडेंस नहीं मिलता है, तब भी जो है केसेस को जो है काफ़ी हद तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो ऐसे केसेस में और क्या बात करते हैं, एक और इशू बता रहे हैं कि कभी कभी जो है कोर्ट्स को जो है एडजन कर दिया जाता है, मीन्स कभी कभी तो काफ़ी ऐसे मौक़ों पे देखा गया है। तो उससे क्या हुआ है, उससे और फिर वो कोई रीज़न नहीं दिया जाता है, तो उससे भी जो है काफ़ी कोई भी केसेस है उसका भी भाई अगर प्रॉपर कोर्ट वर्क नहीं करेगी, एडजन कर दिया जाएगा किसी भी बिना कोई ऐसा ठोस रीज़न नहीं देते हुए, तो उससे क्या होगा, उससे जो है जो केसेस हैं उसको वो फिर रिजॉल्व नहीं होगा, तो फिर उससे भी केसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जो वर्चुअल कोर्ट है, वर्चुअल कोर्ट हमने पहले बात की थी, मतलब ऐसे कोर्ट्स मतलब जिसमें फिजिकल प्रेजेंस एडवोकेट या फिर जज का जो है ज़रूरत ना हो, वो सिर्फ आपके जो इंटरनेट के माध्यम से आई टी जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके माध्यम से जो है जो भी केसेस हैं उसका प्रोसीडिंग्स या फिर उसकी जो है कार्यवाही जो है हो। तो वर्चुअल कोर्ट का ये कॉन्सेप्ट है। वर्चुअल कोर्ट की बात करते हैं, वर्चुअल कोर्ट के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, वो किस तरह क्या बोलते हैं पहले जानते हैं किस तरह काम कर सकता है। तो जितने भी मान लीजिए कोई भी पेपर्स हों जुड़े हुए, कोई भी किसी भी लिटिगेंट्स का है, तो वो आपका जजेस होते हैं उनको ईमेल कर दिया जाए, और फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए जो जज होते हैं वो फर्दर ईमेल कर सकते हैं जो भी लिटिगेंट्स हैं, तो वो उनको एक प्रॉपर क्या बोलते हैं सफिशिएंट अमाउंट में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, और उसी के अकॉर्डिंग जो जजेस होते हैं वो आपके डिजिटली क्या बोलते हैं उसको जजमेंट को डिलीवर कर दें जिससे तो ये आपका क्या बोलते हैं वर्चुअल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को जो है कैरी आउट करने के लिए बता रहे हैं प्रोसीजर। और आगे क्या बात करते हैं, इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, इससे क्या होगा बेनिफिट आपका फ्रेंड्स, इससे तो आपका टाइम और कॉस्ट और आपका जो स्पीडी क्या बोलते हैं डिस्पोजल होगा केसेस का, टाइम भी बचेगा और जो एक कॉस्ट है वही बचेगा, और एक स्पीड मतलब एक जो केसेस है उनका जो है निवारण जल्दी होगा। और क्या है नेक्स्ट क्या इसका होगा बेनिफिट आपका वर्चुअल कोर्ट का, जो भी हमने देखा बहुत सारे केसेस में कभी आपने कोर्ट्स में देखा होगा कितनी भीड़ रहती है, काफ़ी देर तक लोग जो है वेट करते रहते हैं। तो इससे जो एक इसका भी इशू सॉल्व किया जा सकता है, और इससे जो हमारे एडवोकेट्स हैं जो हमारे लॉयर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़
जा सकता है, क्योंकि वो दिन भर वहाँ जाते हैं और वो एक या दो केसेस को ही जो है सॉल्व कर पाते हैं। तो इससे भी हम दे सकते हैं कि इसको किस तरह सॉल्व किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्या इशू बता रहे हैं, नेक्स्ट क्या क्या बेनिफिट इसका हो सकता है वर्चुअल कोड का, कि इससे जो एफिशिएंसी है वो भी इंक्रीज़ हो सकती है। बजाय टैक्स और जो हमने बात की रेवेन्यू केसेस को, अगर इसको सिविल केसेस में भी जो है इसको एक्सटेंड किया जाए वर्चुअल कोड को, तब भी जो है इसका जो एक बेनिफिट है वो हो सकता है और इससे कोड की एफिशिएंसी बढ़ सकती है। चौथा क्या बेनिफिट बता रहे हैं कि हमने देखा है कि जैसे कोई भी कोर्ट होता है उसका एडजुडिकेशन जो होता है वो एक प्रॉपरली एक फिक्स होता है कि इसी जोग्राफिकल बाउंड्रीज पे ही वो करेंगे। अगर आपका वर्चुअल कोर्ट आ जाएगा तो उससे उसके बेनिफिट भी होंगे। उससे क्या होगा, उससे बेटर आपका जो है यूटिलाइजेशन होगा मैन पावर का, और जो कोई भी जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका, और जो भी क्या बोलते हैं उससे जुड़े हुए माल प्रैक्टिसेस हैं उसको भी रिमूव किया जा सकता है। क्योंकि अगर कोई भी मान लीजिए पर्टिकुलर लोकेशन पे है तो वो कोई भी कोर्ट या फिर कोई ट्राइब्यूनल उसको अगर क्या बोलते हैं एडजुडिकेट कर रहा है, उस पर काम कर रहा है, तो इससे जो है कम इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा और जो नंबर ऑफ पर्सनल्स है उनका भी इस्तेमाल कम होगा। तो इससे एफिशिएंसी ही बढ़ेगी और जो माल प्रैक्टिसेस है, करप्शन है जो है हम जानते हैं हर क्षेत्र में है, उसको भी दूर किया जा सकता है वर्चुअल कोड के माध्यम से। तो सोचिए, अगर आप सोचिए कि जितने भी केसेस हैं अगर वो बिना कोड जाए ही सॉल्व हो जाए तो वो कैसा माहौल होगा। तो ये इस पूरे आर्टिकल में इसी की बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स, थैंक यू।